हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी ने विभू सैन की फर्स्ट अल्फा की पेंटिंग देखी थी और उसे थोड़ा बुरा लग रहा था और वो घोस्ट वैली में आ चुका था और उस पर किसी ने अटैक किया था। वांग जी सिल्ट की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। वांग जी सामने की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ एक डार्क फिगर दिख रहा था। वो डार्क फिगर एक चीख के साथ वांग जी के पर फिर से अटैक कर देता है। वांग जी सिल्ट की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था लेकिन उसका सिल्ट टूट जाता है। वांग जी पीछे की तरफ ढकेला जाता है और उसने अपने हाथों को अपने फेस के सामने रख लिया था। वहाँ का वेदर काफी अलग था। दिन के उजाले में भी वहाँ अंधेरा था। सूरज की रोशनी वहाँ आ नहीं पा रही थी और वहाँ काफी तेज हवाएं चलने लगी थी। वहाँ काफी धूल उड़ रहे थे। वांग जी को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वांग जी पर किसी ने फिर से अटैक कर दिया था। वांग जी जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ में एक स्टिक आ जाती है। वांग जी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है और उस स्टिक को शॉट के बदले यूज कर रहा होता है। वो उस स्टिक की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है पर वो स्टिक उस ऊर्जा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अब वांग जी यहाँ तक खड़ा हुआ था। वो काला साया अब उसकी तरफ फिर से आंखें बने रखता है। इससे पहले वो काला साया वांग जी तक पहुंच पाता, उसे कोई हार्म पहुंचा पाता, वांग जी के सामने विभू सैन खड़ा हो जाता है और उस काले साया को अपना एक हाथ लगाकर उसे झटक देता है। वो काला साया तो कहीं गायब ही हो चुका था और वहाँ विभू सैन की एंट्री के साथ सब कुछ शांत हो चुका था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, सब कुछ इसे थम चुका था। वहीं विभू सैन के हाथों में उसे थोड़ा जलन हो रहा था जो उस डार्क फिगर को छूने की वजह से हो रहा था। वो अपने हाथों को झटकता है और वांग जी की तरह एनोइंग होकर देखता है और उसे फिर से वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। अब पता नहीं मजीद ये यहाँ क्या करने आया है। वो ऐसा सोचते हुए अपनी लिप्स को बहुत बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। उसके लिप्स से अब ब्लड आना शुरू हो गया था। वांग जी तो बस उसकी तरफ देख रहा था। वहाँ फिर से एक हलचल होनी शुरू हो गई थी। वहाँ फिर से तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों भवंडर के बीच में खड़े हों। विभू सैन सिचुएशन को देख रहा था और वो अच्छी तरह से वाकिफ था अब क्या होने वाला है, तो वो फाइट के लिए अब रेडी था। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। वांग जी पूरी तरह से शॉक तथा सरप्राइज था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विभू सैन ने उसे किस किया, वो खुद से उसे यकीन नहीं हो रहा था पर उसे अपने माउथ में विभू सैन के ब्लड का टेस्ट आ रहा था। इससे पहले वांग जी उसे रिप्राइव कर पाता, विभू सैन उसे छोड़ देता है और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अपने 2 फिंगर से प्रेस करता है। वांग जी तो अपने लिप्स को टच करता है। उसके माउथ में विभू सैन का ब्लड का टेस्ट पूरी तरह से घुल चुका था। उसे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे बसंत ऋतु की पहली बहार आ चुकी है। उसे अपने अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगती है। उसके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे वो सब अनब्लॉक हो जाते हैं और वो अपनी पूरी पावर को अब महसूस कर पा रहा था। विभू सैन ने जो भी उसे कर्ज दिया था वो अब दूर हट चुका था। वांग जी बस विभू सैन की तरफ देख रहा था। विभू सैन अपना मुंह फेर कर कहता है, तुम्हें अपना ब्लड पिलाने का इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं सूझा। वांग जी एक स्माइल के साथ कहता है, आपने मेरी कल्टीवेशन को अनब्लॉक कर दिया। वो तो ऐसा कहकर विभू सैन के करीब आ रहा था। विभू सैन अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लेता है, फिर पास मत आओ, दूर रहो। वांग जी भी मजीद आगे नहीं बढ़ता। वहाँ तो घोस्ट काफी लाउड आवाज में चिल्ला रहे होते हैं और इससे विभू सैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है ये लोग बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं और उनकी वॉइस और भी ज्यादा लाउड होते जा रही थी जो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। वांग जी ने तो अपने कानों पर हाथ रख दिया था, वैसे भी उसके ईयर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव है। उसे अपने कानों पर फिंगर रख लेता है। घोस्ट तो उनकी चारों ओर गोल गोल घूम रहे होते हैं। विभू सैन अब अपनी फ्लूट निकालता है और उसे बजाने लगता है और उसकी संगीत की धुन उन आवाजों को टक्कर दे रही थी। वांग जी भी हुसैन की मदद करने के लिए अपने गुचिन को समन करता है और हुसैन के तान से तान मिलाता है। उनके इंस्ट्रूमेंट से कभी मधुर आवाजें निकल रही थी। उन्होंने कभी एक साथ प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी उनके ताल से ताल मिल रहे थे।
विभूषण मौके का फायदा उठाना चाहता था और उन घोस्ट को काबू में करना चाहता था। उसने काफी कोशिश की थी इन पर काबू पाने की, पर इवर घोस्ट इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। वो बाजार तैरना चाहते हैं और दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं। वहाँ के घोस्ट हवा में एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और एक ब्लैक एनर्जी का फॉर्म ले रहे थे। वो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वहीं भी विभूषण हवा में उड़ रहा था और वो ब्लैक एनर्जी विभूषण को कवर कर लेती है। वो उस ब्लैक फॉग में पूरा कवर हो चुका था। वांगजी थोड़ा टेंस हो जाता है, पर उसे विभूषण के फ्लूट की ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। विभूषण के ऊपर से वो ब्लैक फॉग हट जाता है और वो अब जमीन पर आ जाता है। वांगजी उसके पास आता है और वो देखता है विभूषण की आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखों में काला रंग चढ़ा हुआ है। तो वो कहता है, अब ठीक तो हो? ये सुनकर विभूषण कहता है, मैं ठीक हूँ। वो ऐसा कह तो रहा था, पर उसकी एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। उसने अपने अंदर बहुत ही ज्यादा इंक एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था। उसे तो बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसने पहाड़ उठा रखा हो। वो अपनी सर को सेक करता है और वहाँ से जाने लगता है, पर वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। वांगजी तो उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे कहता है, मुझे नहीं लगता आप ठीक हो। वांगजी तो ये सब कहता, वही विभूषण ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांगजी की भावें तो तन जाती है और वो हुसैन की चिक्स पर बैठ करते हुए कहता है, विभूषण ये आपको क्या हो गया? वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में जब विभूषण अपनी आंखें खोलता है तो खुद को अनजान सी जगह पे पाता है। वो उठकर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन सी जगह पर आ गया है। वो वांगजी को पुकारने लगता है। वो जगह उसके लिए काफी नहीं थी। उसे वो जगह सुंदर होने के साथ यूनिक और आइकॉनिक लग रही थी। वो बेड से खड़ा हो जाता है और फिर से वांगजी को आवाज देने लगता है। उसे लास्ट टाइम का सब कुछ अच्छी तरह से याद था। विभूषण अब विंडो की साइड आ जाता है, जहाँ से उसे बाहर का सारा नजारा दिख रहा था और वो खुद में बड़बड़ा रहा होता है, ये वांगजी उसे कहाँ लेकर आ गया है? क्या ये गोसू है? नहीं, उसे ऐसा तो नहीं दिखता। और वांगजी ऐसी तो गलती नहीं करेगा, उसे गोसू लेकर आ जाए। उसे बस विंडो से बाहर ही देख रहा था और फिर उसने विंडो से बाहर जंप लगा दिया और जमीन पर पैर रखते ही उसे मौज आ जाती है। उसने दूसरे मंजिल से जंप लगाया था और वो खुद में सोचता है उसकी बॉडी इतनी वीक कैसे हो गई। वो तो वहीं बैठ जाता है और अपने पैरों को देख रहा होता है। उसे भूख लगने लगी थी और ये वांगजी भी पता नहीं कहाँ है और उसे कहाँ लाके छोड़ दिया है। तभी उसकी नजर यार्ड में खरगोशों की तरफ जाती है और उन्हें देखकर वो स्माइल करने लगता है। उसकी तो खाने का इंतजाम हो चुका था। वो खुद को संभाल कर अपने पैरों पर खड़ा होता है और उन बनी को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है और उसके हाथ जैसे तैसे करके एक बनी आ जाता है। उस बनी को उसके कानों से पकड़े हुए कहते हैं, बस तो मैं तुम्हें रोस्ट करने वाला हूँ। अगर मेरे पास मसाले होते तो तुम और भी अंदर टेस्टी लगते। ये सुनने के बाद तो बनी वो रहम की भीख मांग रहा था और अपनी लिटिल आइज के साथ विभूषण को देख रहा था। पर विभूषण को उस बनी से क्या ही लेना देना, उसे तो बस अपनी भूख की पड़ी थी। वहाँ जो कुछ लकड़ी या पत्ते पड़े थे वो सबको इकट्ठा कर लेता है और वो तो उस बनी को मारने वाला था। तभी एक आवाज आती है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विभूषण पीछे पलटता है तो वहाँ पर उसे वांगजी दिखता है और उसका अपीयरेंस बिल्कुल चेंज था। उसके लॉन्ग हेयर नहीं थे, उसके बाल छोटे थे और उसने फोरहेड रिबन पहना नहीं था और इसके अलावा वो सूट बूट में था। विभूषण तो उसे एक टकटकी लगाए बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। वहीं वांग ईबो की भावें तो तनी हुई थी। वह अपने प्यारे से बनी को विभूषण के हाथों से छुड़ा लेता है और उन्हें बड़े प्यार से सराहता है, उस पर किस करता है और कहता है, साओ भाई तुम ठीक तो हो ना? वो बनी भी अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उस बनी के ठोट तो ऐसे थे, मास्टर अच्छा हुआ अब आ गए, नहीं तो आज आप मुझे खो दिए होते। आपका ये पार्टनर मुझे खाने के बारे में सोच रहा है। वांग ईबो अपनी बनी को शांत कराने के बाद उसे छोड़ देता है। लिटिल बनी वहाँ से तुरंत 9 तो 11 हो जाता है। वहीं विभूषण अब चिल्लाता है, वांग जी तुमने उसे ऐसे जाने क्यों दिया? मैंने उसे कितनी मुश्किल से पकड़ा था। तब तो वांग ईबो की भावें चल जाती है क्योंकि वो तो वांग जी है ही नहीं, वो तो वांग ईबो है।
तो वो कहता है, विंग आखिर तुम मुझे वांगजी क्यों कह रहे हो, और तुम साओ वाई के साथ क्या करने वाले थे, और ये सब छोड़ो, तुम अपने रूम से बाहर कैसे निकले, मैंने तो डोर लॉक किया था। ये सब सुनकर विपुसान भी कंफ्यूज और सरप्राइज था। वांगजी उसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है और उसे विंग क्यों कह रहा है। वांगी वो देखता है विंग कुछ भी नहीं कह रहा है, बस उसकी तरफ देख रहा है, तो वो कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ये सुनने के बाद तो विपुसान विंडो की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैंने वहाँ से जंप कर दिया और मुझे भूख लग रही थी तो मैं उस बनी को खाने वाला था। ये सुनने के बाद वांग इबो शॉक्ड। व्हाट, तुमने अभी क्या कहा, तुमने वहाँ से जंप कर दिया। वो विंडो की साइड देखने लगा और अब उसे अपनी इस लिटिल वाइफ पर गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल भी खुद की केयर नहीं है और उसे क्या वहाँ से जंप करते हुए डर नहीं लगा। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था, पर उसने डोर को लॉक किया था तो विंग बाहर नहीं आ सकता, तो उसने सच में विंडो से जंप कर दिया। ये सोचकर वांग इबो कहता है कि तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे जंप कर सकते हो। विपुसान की भी भावें तन जाती है और वो कहता है, आखिर तुम मुझ पर कैसे चिल्ला सकते हो। ये सुनकर वांग इबो कहता है, तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम्हें मरना है। तब विपुसान अनायंग होकर कहता है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वांग इबो का फेस डार्क पड़ जाता है और वो बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम्हारा फिर से ये ड्रामा शुरू हो गया। वांग इबो की आवाज़ बहुत ही सख्त थी, एक पल के लिए तो विपुसान बहुत बुरी तरीके से डर गया। वहीं वांग इबो तो उसे आगे बढ़कर कैरी कर लेता है। विभूषण की तो आंखें चौड़ी हो जाती है और चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, तुमने मुझे कैरी क्यों रख किया है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो। वो ऐसा कहता हुआ उसके चेस्ट पर मारने लगा था। वांग इबो तो उसे घर के अंदर लाकर कांच पर फेंक देता है। विभूषण चिल्लाता है, आह तुम कमीने, और बहुत ही गुस्से से वांग इबो की तरफ देख रहा था। वहीं वांग इबो तो सरप्राइज दिख रहा था। उसका ये बनी उसके सामने डरा सहमा रहता था और उसे कुछ बोलने से पहले वो 1000 बार सोचता था। उसने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं की, वह आज उसे आंखें दिखा रहा है और उसे सामने से गालियां दे रहा है। ये बदलाव कैसे हुआ। वहीं विभूषण चिल्लाता है, लांग वांगजी, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, आखिर ये कौन सी जगह है। ये सुनने के बाद तो वांग इबो कहता है, विंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो और तुम मुझे किसके नाम से पुकार रहे हो। मैं इबो हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, और ये मेरा विला है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर यहाँ से भाग निकलने का ये फिर से तुम्हारा कोई तरीका है। फिर वह सन की भाव में सिकुड़ जाती है और वो कहता है, और मैं विंग नहीं हूँ, मैं विभूषण हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता, इस जगह को नहीं जानता, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो बहुत ही परेशान होकर कहते हैं। वही विभूषण की ऐसी बातें सुनकर वांग इबो का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ फ्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, और ये अगर कोई फ्रैंक है तो ये बहुत ही बेकार है, और मैं अभी ही अपने काम से लौटा हूँ और तुम मेरा किस तरह से वेलकम कर रहे हो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम्हें अपने हस्बैंड का वेलकम किस तरह से करना चाहिए। अब ये सुनकर तो विभूषण की सटक जाती है और वो गुस्से से चिल्लाता है, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं विंग नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं विभूषण हूँ, और ना ही तुम कोई मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें समझ आया, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तो वो तो जा रहा होता है। तब इबो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब करता है। विभूषण उससे उसकी चेयर से टकरा जाता है और उसे काफी बैड फीलिंग आ रही थी, तो वो कहता है, देखो मैं समझ चुका, तुम वांगजी नहीं हो, तुम वांग इबो हो, पर तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं विंग नहीं हूँ, मैं विभूषण हूँ। अब छोड़ो मुझे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इबो तो विभूषण की इस धमकी से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो तो विभूषण को विंग ही समझ रहा था और विंग का उसने ये साइड नहीं देखा था। उसकी लिटिल वाइफ कभी भी इस तरह से उससे बातें नहीं करती थी और उससे डरती थी, हालांकि वो काफी ड्रामा करती थी, और विंग का ये डेयर साइड उसे काफी पसंद आया था। उसका यूं धमकी देना, और वो ये देखना चाहता था उसकी वाइफ आगे कर क्या सकती है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें ना जाने दूं तो तुम क्या ही कर लोगे। और वो विभूषण को अपने और करीब करता है और उसके हाथ विभूषण के वेस्ट पर थे और अपने दूसरे हाथ से विभूषण के फेस को टच कर रहा था।
वहीं विभूषण तो अपने दांत पीस रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था, एक तो वो कहाँ पहुंच गया, ऊपर से वांगजी जैसा दिखने वाला पर्सन उसे अरेस्ट कर रहा है और आखिर उसका फेस वांगजी से क्यों मिल रहा है, कहीं ये वांगजी तो नहीं। उसे ठीक से समझ नहीं आया था, पर वांगजी उसे इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा, वो वांग यीबो है। वो वांग यीबो को अपने दोनों हाथों से धक्का देने लगता है और कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बातें। और बहुत ही गुस्से से इबो की तरफ देख रहा होता है। वहीं इबो के फेस में एक स्मार्क आ जाता है और वो विभूषण को अपने और करीब करना चाहता था और उसे एक टाइट हक देना चाहता था। विभूषण तो अपनी लिप्स को बहुत बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। उसे इबो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कुछ समझ क्यों नहीं रहा है। और वो आखिरकार वो इबो को धक्का देते हुए उसके फेस में एक पंच लगा देता है और वो गहरी सांसें ले रहा होता है। वो तो हाथ नहीं लगा था, उसे खुद से दूर करने पर इतनी मेहनत जो लगी थी। वहीं इबो अपने फेस में अपने हाथ को फिराता हुआ कहता है, नॉट बैड। पर इसने मुझ पर ज़्यादा असर नहीं किया। विभूषण तो उसे गुस्से से देख रहा था और वो कहता है, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, अपनी हद में रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांगजी तो उसकी कुछ भी ना सुनकर उसके पास आ रहा था। तब वो विभूषण पीछे हटते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास मत आओ, मुझे हाथ पे मत लगाना, दूर रहो मुझसे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतना पैनिक क्यों कर रहा है और उसकी बॉडी सिवर कर रही होती है। वो इस पर्सन को देखकर डर रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उसकी हार्ट बीट डर की वजह से बहुत जोर से बीट कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो ठीक से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। वहीं वो कह रहा होता है, और तुम्हारे फिर से ड्रामा शुरू हो गया, मेरे पास मत आओ, मुझे हाथ पे मत लगाना, मैं तुम्हें पहले ही अपना बना चुका हूँ, तो तुम फिर से इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। चलो अब बस करो, अपना ये ड्रामा बंद करो। वहीं विभूषण अपने दिल पर हाथ रखते हैं, खुद को शांत करता है और कहता है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ, मैं विभूषण हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरा फेस तुम्हारी वाइफ से मिलता है, इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं विंग हूँ, पर मैं नहीं हूँ। तब इबो अपनी आईज रोल करता हुआ कहता है, क्या फर्क पड़ता है तुम विंग हो या विभूषण, जब तक तुम प्रेटी हो। वो तो ऐसा कहकर अब विभूषण को पकड़कर अपनी करीब खींचता है और उसे टाइटली हक करता है। विभूषण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नाकामयाब रहता है। वहीं इबो को तो उसकी ऐसी हरकतें नॉर्मल ही लगती है। वो तो उसे ऐसे हक कर रहा था जैसे वो उसे खुद के अंदर ही संभाल लेना चाहता था। वहीं विभूषण को तो अब सांस भी नहीं आ रही थी। वहीं इबो कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया स्वीट हार्ट, और बड़े प्यार से जेंटली उसकी नेक पर किस करने लगा। वहीं विभूषण का अब गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया और उसकी पावर अब बाहर आने लगी थी। उसकी आइज रेड हो जाती है और इबो एक झटके के साथ विभूषण से दूर हो जाता है और वो वॉल से टकराता है और वो बहुत ही शॉक्ड था। आखिर ये उसके साथ क्या हो गया। वो विभूषण की तरफ देख रहा होता है जिसकी रेड आइज शाइन कर रही होती है। उसका डार्क ऑरा अब काफी स्कैरी लग रहा था। इबो तो विभूषण की ऐसी पावर देखकर अपनी आंखों को रब करने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। विभूषण के आसपास काफी डेमोनिक ऑरा था जो अब कभी भयानक दिख रहा था, पर अगले ही पर विभूषण बहुत ही वीक पड़ जाता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इबो तो अब बहुत बुरी तरीके से शॉक था। ये विंग नहीं है, विभूषण है और ये कोई ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता। किसी ह्यूमन के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। आखिर ये कौन सी बला है। सीन यहाँ कट होता है और फिर हुसैन को होश आता है तो खुद को एक बड़े से गिलास के अंदर पाता है। उसकी चारों तरफ कांच की वॉल थी, उसके पैरों में जंजीर थे। वो कांच पर अपने हाथ मारता है और वो देखता है इबो किसी पर्सन से बात कर रहा है। जब वो पर्सन देखता है विंग को होश आ गया है तो कहता है, इबो तुमने जो कहा वो कोई मजाक तो होगा नहीं जब तुमने विंग को इस तरह से रखा है। वो पूरी जगह एक साइंस लैब की तरह थी और विभूषण कांच पर अपने हाथ मारता हुआ कह रहा था, मुझे बाहर निकालो। वहीं इबो कहता है, आखिर मैं इस तक मजाक कर ही कैसे सकता हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच है। मुझे तो ये एलियन लग रहा था। ये सुनकर
ओह, सुयांग कहता है, सीरियसली एरियन, तुम्हारा दिमाग ये सब कैसे सोच लेता है? उस बेचारे को अब बाहर निकाल दो, इसके अंदर मुझे कुछ भी अननॉर्मल चीज़ नहीं दिख रही है। ईवो तब अपना थोड़ा मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ये सरासर बकवास लग रही है, पर मैंने जो देखा है ना, वो तुम भी अगर देखे होते तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता। ये तो उस समय किसी घोस्ट से कम नहीं लग रहा था। तब सुयांग कहता है, हाँ, मैं समझ गया, चलो हम इसी से पूछ लेते हैं ये आखिर है कौन। तभी ईवो भी कहता है, हाँ, इसे पूछो, मेरा विंग कहाँ है और आखिर ये विंग की तरह क्यों दिखता है? मैंने इसकी बातों पर पहले यकीन नहीं किया, पर जब मैंने इसकी पावर देखी, आई एम वेरी सरप्राइज। इसी के साथ ये वाला पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और अगले पार्ट में हम देखेंगे विंग के साथ ये सब क्या चल रहा है। तब तक के लिए अलविदा।